नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10,000 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह हमारा 20वां वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 19 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 1135 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल काल से संबंधित, जो कि मुग़ल काल जो चलता है वो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। तो इससे पहले हम इसका ऑलरेडी एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। पहले पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए, उसकी घुड़सवार सेना। बी, उसकी सैन्य कुशलता। सी, तुलगमा प्रथा। डी, अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो बी, उसकी सैन्य कुशलता। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता थी। चलिए आगे देखते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए, गयासुद्दीन तुगलक। बी, सिकंदर लोदी। सी, शेर शाह। और डी, अकबर। तो चलिए जान लेते हैं कि जाप्ती प्रणाली थी क्या ये। तो जाप्ती प्रणाली एक मुगल साम्राज्य के जो बादशाह हुए थे अकबर, उनके शासनकाल में उनके नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। कौन थे? राजा टोडरमल। टोडरमल द्वारा स्थापित एक भू राजस्व की प्रणाली थी, जो कि अकबर के जो शासनकाल के लगभग 15वें वर्ष में, लगभग ऐसे कहेंगे कि 1570 से 1571 में टोडरमल ने जो खालसा भूमि पर जो भू राजस्व की नवीन प्रणाली जो लागू की थी, जो नवीन प्रणाली लागू की थी जिसका नाम जाप्ती रखा गया था, वो प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अकबर, क्योंकि इसको अकबर ने ही प्रारंभ किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम था? ए ए अर्जुमंद बानो बेगम। बी, लाडली बेगम। सी, मेहरुन्निसा। डी, रोशनारा। तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? ए, अर्जुमंद बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए, अकबर। बी, औरंगजेब। सी, शाहजहां। डी, जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान, मतलब कुरान की आयतें पढ़ता था, कुरान की आयतें, और टोपी वो अपने हाथों से सिलता था। इसीलिए उसको क्या कहते थे? इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ए, पंचमहल। बी, दीवान खास। सी, जोधाबाई का महल। डी, बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पंचमहल। जी हाँ, पंचमहल जो इमारत बनाई गई है, बिल्कुल उसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह बनाया गया है, जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनकी तरह बनाया गया है। जो पंचमहल ये है, यह फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये जान लेते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। तो ये पंचमहल है, ये फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है, वो भी अकबर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ है बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, तो उनके पिता का नाम क्या था? ए, अकबर शाह फर्स्ट। बी, अकबर शाह सेकंड। सी, औरंगजेब। और डी, शाहजहां। तो चलिए इसके बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अकबर शाह सेकंड, यानी अकबर द्वितीय। जी हाँ, अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 1775 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और और इनके पिता की मृत्यु जो होती है, इनके पिता की मृत्यु होती है 1837 में। उसी समय
पिता की मृत्यु के दौरान ही ये 1837 में अपने पिता की मृत्यु के बाद ही मुगल बादशाह बन जाता है। कौन? बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1142वां। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे: ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, सी बीजापुर एवं गोलकोंडा, और डी गोलकोंडा एवं अहमदनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी बीजापुर एवं गोलकोंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को जीता था वो बीजापुर एवं गोलकोंडा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, और डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। अन्य और भी जो मुगल बादशाह हुए हैं उन्होंने अधिकांशतः अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी थी, और जो जहांगीर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों ने नवरोज या जिसे बोलते हैं नौरोज का त्यौहार लिया है, तो ये कहाँ से लिया है? ए पारसियों से, बी यहूदियों से, सी मंगोलों से, और डी तुर्कों से। तो मुगलों ने नवरोज या नौरोज का जो त्यौहार है वो ए पारसियों से लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ए अनारकली का मकबरा, बी एतमाद उद दौला का मकबरा, सी राबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय ताजमहल के नाम से कौन सा मकबरा है जाना जाता है? चलिए जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी रविया उल दौरानी का मकबरा, यानी बीवी का मकबरा। ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल से कि जो अकबर का जो पोता हुआ था, अकबर का जो पोता हुआ था उसका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, औरंगजेब का जो पुत्र हुआ है जो था शाहजहाँ का जिसे पोता बोलेंगे, वो उसका पुत्र था आजम शाह। क्या था उसका नाम? उसका नाम था आजम शाह। आजम शाह ने 1657 से लगभग 1661 के मध्य में अपनी माँ, उसकी माँ मतलब औरंगजेब की जो वाइफ थी, बेगम थी, उनका नाम था दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगजेब के लड़के द्वारा यानी बेटे द्वारा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आजम शाह, जो कि शाहजहाँ का पोता था, उसके उसके उसमें बनवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। औरंगजेब के समय में उसी के समय में अधिकांशतः हिंदू सेनापति हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। तो तानसेन का जो मकबरा है वो बी ग्वालियर में बना हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ग्वालियर। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी? ए बाबर की, बी हुमायूं की, सी शाहजहाँ की, और डी औरंगजेब की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। मतलब इसको कहेंगे कि ये हुमायूं की एक सौतेली, हुमायूं की एक मतलब हुमायूं की बहन थी। इसको गुलबदन बेगम को हुमायूंनामा लिखने, हुमायूंनामा जो कि हुमायूं की कथा थी, जो जीवनी थी, उसको उसके लिखने के लिए गुलबदन बेगम को जाना जाता है। यह गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं।
किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास और डी गुरु अंगद देव। तो औरंगजेब बी गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या नाम रखा था इसका? जहीर मोहम्मद ने शासक बनने पर ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर और डी बहादुर शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद, उर्फ इसको बाबर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही था बाबर जिसने भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है इसको। किसको? बाबर को। चलिए अगला देखते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है ए उत्वी, बी नाजरी, सी अब्दुल फजल और डी फैजी। तो अकबर के काल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है वो किसके हुआ है? डी फैजी के निर्देशन में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर और डी इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण कराया गया था वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और जान लेते हैं कि यह क्या था। कि यह लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई एक इमारत है जो कि लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली के लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर है। और इसको 1650 ईस्वी में किसके? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1650 में, याद रखेंगे इसको। 1650 शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ए अब्दुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल रहीम खाना और डी अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। ए आगरा के किले में, बी लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में और डी फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर द्वारा श्रेष्ठतम बनाई गई इमारतें अधिकांशतः हमें देखने को मिलती हैं डी फतेहपुर सीकरी में। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी मानसी की भावना को संतुष्ट करना और डी साम्राज्यवादी नीति। तो अकबर ने की मुख्य नीति क्या थी? मुख्य उसका उद्देश्य क्या था उस युद्ध का? तो वो उसका उद्देश्य सही था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की थी। इसलिए उसका एक ही उद्देश्य था कि इस महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन लाना है। उसका हल्दी घाटी का युद्ध का एक मुख्य कारण यही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ए अबुल फजल, बी दसवंत, सी विशन दास और डी उस्ताद मंसूर। तो उस समय जो अकबर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे उसमें से कुछ इस तरह से और भी हैं, जैसे मियां सैयद अली और जैसे वसावन, इनके नाम देखने को मिलते हैं। वसावन है, ख्वाजा भी इसमें आता है, मुकुंद है। ये सब क्या थे? ये अकबर के समय के ही चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक है दसवंत भी अकबर के समय में ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम था। ए फरीद खां, बी हसन खां, सी हुसैन खां
और डी बहार खां। तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था ए फरीद खां। कैसा कहा जाता है कि जो राजा हुआ करते थे एक, जिनका नाम था लोहानी। लोहानी को शेर के शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। तो एक दिन ये शेर के शिकार के लिए गए हुए थे, तो उसी समय एक शेर के बच्चे का इसने शिकार किया हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने देख नहीं पाया कि एक शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो जैसे ही हमला किया तो शेर शाह ने अपनी तलवार निकाल करके, जो फरीद खां था उसने अपनी तलवार निकाल करके उस शेर का सलकलम कर दिया। तो इसकी बहादुरी को देख करके लोहानी ने इस फरीद खां का नाम क्या रख दिया? शेर शाह। तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए फरीद खां। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? ए बहार खां नूहानी यानी लोहानी, बी हसन खां, सी इब्राहिम लोदी, डी जलाल खां नूहानी। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन था जिसने उसको शेर खां की उपाधि दी थी। तो वो कौन था? ए बहार खां नूहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहार खां नूहानी यानी लोहानी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए हजरत ए आला, बी अमीन उद्दौला, सी शेर शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए हजरत ए आला। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने क्या किया था? हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। आला रे आला। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उद उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो ए चुनार का युद्ध, बी बिलग्राम का युद्ध, सी चौसा का युद्ध और डी मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा कि किस विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो था वो 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और इसमें शेर शाह जीता था। जो चौसा है, जो आज के समय में कहाँ पड़ता है? जो बक्सर, चौसा जो स्थान है वो बक्सर बिहार में पड़ता है। चलिए आगे जान लेते हैं। जैसे ये है चुनार का युद्ध। तो चुनार का युद्ध 1532 ईस्वी में होता है। 1532 ईस्वी में होता है। ये चुनार है कहाँ वैसे? ये चुनार पड़ता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। चलिए, तो चुनार का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच। शेर खान और हुमायूं के बीच। इसमें क्या होता है? इसमें शेर खान की पराजय होती है। अंत में क्या होता है? अंततः दोनों एक समझौता करते हैं। दोनों का एक समझौता होता है कि शेर खान ने क्या किया उस समझौते के तहत? अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के पास रखने के लिए स्वीकार कर लिया। परंतु ये क्या रहा? ये एक शेर खान की शक्ति को न कुचलने की, किसकी? हुमायूं की बहुत ही बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे चल करके यही शेर खान हुमायूं के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा है। यही बात करते हैं बिलग्राम के युद्ध की। किसकी? बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बिलग्राम है कहाँ वैसे? तो ये बिलग्राम उत्तर प्रदेश के जो हरदोई जिला है वर्तमान में, वहाँ पड़ता है। तो जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था।
बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की क्या हुई? इसमें हुमायूं की पराजित हुई और शेरशाह इसमें विजय हुआ, जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने हुमायूं को ऐसा कर दिया कि उसको भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो कहाँ भाग गया? पाकिस्तान के लाहौर भाग गया। चलिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो था वो 15 मई 1555 में अफगानों और मुगलों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अफगानों की हार हुई थी और मुगल उसमें जीते थे। मच्छीवाड़ा पंजाब के लुधियाना के पास पड़ता है। वहीं एक और युद्ध हुआ था इसी समय 1555 में, जिसे बोलते हैं सर हिंद का युद्ध। जिसे क्या बोला जाता है? सर हिंद का युद्ध, जो 22 जून 1555 में हुआ था अफगानों और मुगलों के बीच। यहाँ भी मुगलों की जीत हुई थी और अफगान हारे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? ए कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कालिंजर का युद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। जो कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ है, दोनों एक ही बात है, वो 1540 में हुआ था। इसी युद्ध को जीतने के बाद इसने हुमायूं को भगा दिया था यहाँ से और इसने क्या किया था कि दिल्ली में एक द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। कालिंजर का युद्ध के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी एक बार। चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध के बारे में ये पहले बता चुका हूँ मैं कि ये 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था? हुमायूं की हार हुई थी। जो कि चौसा कहाँ पर है? ये बक्सर बिहार में पड़ता है। कालिंजर का युद्ध के बारे में, ये कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1545 में। ये कालिंजर कहाँ पड़ता है? ये कालिंजर कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज जो कि वर्तमान कहाँ है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। और ये कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1545 में लड़ा गया था। जो कि कालिंजर जो पड़ता है यूपी में, आपको बता ही चुका हूँ मैं। उस समय इस कालिंजर किले के अंदर जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था कीर्ति सिंह। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कीर्ति सिंह। ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध होता नहीं वैसे, लेकिन क्या था कि शेरशाह के द्वारा जो रीवा के राजा थे, रीवा के जो राजा थे उनको परास्त किया गया था। तो रीवा के राजा भाग कर के उन्होंने इस कालिंज के किले में कीर्ति सिंह के यहाँ पर उनकी शरण ली थी। तो शेरशाह ने कहा भी था इनसे, कीर्ति सिंह से, कि रीवा के राजा को हमको दे दीजिए, सौंप दीजिए, तो हमारा शत्रु है वो। तो इन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद इसीलिए उनको शेरशाह ने उन पे आक्रमण किया कालिंजर के युद्ध पर। कालिंजर के जो किला था उस पे उन्होंने फिर हमला भी किया था। जो कालिंजर किला था उस पर हमला किया और उन्होंने अपनी सेना भेजी थी और लगभग 1 साल तक ये युद्ध चला। लगभग 1 साल तक युद्ध चला। फिर क्या हुआ कि जब शेरशाह के पास ये खबर पहुंचाई गई कि हम उस किले को फतेह नहीं कर पा रहे हैं, तो वह स्वयं गया और वहाँ पे युद्ध करने के लिए। तो क्या देखता है कि वहाँ जो उनका किला जो बना हुआ था, कालिंजर का किला जो बना हुआ था, वो ऑलरेडी समुद्र तल से 369 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था। और इससे भी खास बात उसकी ये थी किले की कि उसकी 45 मीटर ऊंची दीवार और 10 मीटर मोटी थी। तो उस दीवार को तोड़ पाना और भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए उसने कहा कि इनको गोल गोल जो तोप के गोले हैं उनको दाग करके इसको तोड़ दीजिए। लेकिन लगातार तोड़ने जब दागने लगे तो एक गोला उसने भी दागा। किसने? शेरशाह ने। और वो गोला लौट करके वापस शेरशाह के पास पहुंच गया और वहाँ करके फट गया, जिससे शेरशाह बुरी तरह से जल गया, जख्मी हो गया। और उसके बाद कुछ समय पश्चात उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? ए मोहम्मद गौरी और जयचंद, बी बाबर और अफगान, सी औरंगजेब और दारा शिकोह, डी अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में 1600
1658 ईस्वी में क्या होता है कि ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा जाता है। क्या होता है कि जब शाहजहाँ बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं तो उनके जो बेटे थे उनके अंदर आपसी फूट पड़ जाती है। तो उनके जो बेटे थे उनके बीच आपसी क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। किसको लेकर के, राज राज मतलब जो राजा जो राजशाही था, राजशाही मतलब सिंहासन के लिए उनके अंदर फूट पड़ जाती है। जो उनमें थे जैसे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, तो इनके बीच क्या था, एक आपसी फूट पड़ जाती है गद्दी को लेकर के। तो तभी एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम कि धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। और यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा जाता है, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है, दारा शिकोह की इसमें हार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? ए जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी अकबर सर टॉमस रो, सी शाहजहां डेवरनियर, डी औरंगजेब मनुची। तो चलिए आपको बताते चले हम कि विलियम हॉकिंस थे, वो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आते हैं, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने एक पत्र दिया था। उस पत्र को लेकर के ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचते हैं। वहीं सर टॉमस रो थे, उनको थॉमस रो भी कहा जाता है। ये अजमेर के किले में अजमेर के किले में 1616 ईस्वी में, कब, 1616 ईस्वी में अजमेर के किले में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। किसके में, जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि ये सर टॉमस रो ये जहांगीर के में गए थे और ये विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में गए थे। तो इसका भी विकल्प गलत हो जाता है, अकबर सर टॉमस रो। शाहजहां के दरबार में टैवर्नियर भी गया था और औरंगजेब के दरबार में मनूची गया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था? तो ए मारवाड़, बी चित्तौड़, सी कालिंजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? ए रायसीन अभियान के समय, बी मालदीव की सेनाओं के से संघर्ष के समय, सी चित्तौड़ अभियान के समय, डी कालेंजर अभियान के समय। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हम इस बात का डिस्कस कर ही चुके हैं कि शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये बारूद का विस्फोट हुआ था, जो गोला का विस्फोट हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कालेंजर अभियान के समय हुआ था। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने थे वे थे? ए सोना चांदी तांबा, बी सोना तांबा चांदी, बी तांबा चांदी सोना, डी चांदी चांदी तांबा। तो चलिए देख लेते हैं कि शेरशाह ने, एक शेरशाही था जिसने सबसे पहले क्या किया था कि सबसे पहले रुपया चलाया था। सबसे पहले रुपया चलाया था, वो भी किसका, चांदी का रुपया, सॉरी सोने का, सोने की अशरफी चलाई थी, सोने की अशरफी और चांदी का रुपया, और दाम काय का था, तांबे का दाम। तो एक शेरशाही सूरी था जिसने सबसे पहले काय का, रुपए का आविष्कार किया था। रुपए चलाने का प्रचलन सबसे पहले किसने, शेरशाह सूरी ने ही किया था। जो रुपया बनता था वो किसका बनता था, चांदी का, और जो दाम बनता था वो तांबे का, और अशरफी सोने की। तो इसका ए विकल्प सही हो जाता है हमारा, सोना चांदी और तांबा। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ए शेर शाह, बी अकबर, सी शाहजहां और डी हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए शेर शाह। दिल्ली का जो पुराना किला था वो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये कब बनवाया गया था? तो ये 1540 से 1545 के बीच में बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीसल
बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो अमरकोट या उमरकोट के जो राजा थे बीरसाल, उसमें जब हुमायूं जब वापस लौट रहा था तो उसी समय सन 1542 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम? अकबर। तो अकबर का जो जन्म हुआ है वो राजा 20 साल के महल में अमरकोट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमीदा बानो बेगम थी ए अकबर की माता का नाम, बी हुमायूं की माता का नाम, सी हुमायूं की पुत्री का नाम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की गलत बेगम थी। हुमायूं की बेगम थी मतलब अकबर की माता। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी जिन्होंने अमरकोट में 1542 में क्या किया था? 1542 में अकबर को जन्म दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो ए 1556 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, 1560 में और 1670 में। भाई अकबर का एक बहुत ही वफादार सेनापति था, संरक्षक बैरम खां था। तो इसको जो उसकी मोहबोली माँ थी जिसका नाम था महामंगा, तो उसके भड़काने पर ही उसने महामंगा ने अकबर को भड़काया हुआ था बैरम खां के खिलाफ। तो अकबर ने बैरम खां को अपने यहाँ से मक्का मदीना हज यात्रा पर जाने के लिए बोल दिया। तो उसने मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हो गया। तो मक्का मदीना गया हुआ था वो। उसी समय क्या होता है कि हालांकि किस्मत ने बैरम खां का मतलब क्या क्या हुआ था? बैरम खां का क्या हुआ था कि किस्मत ने बैरम खां के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब क्या हुआ कि जब वह बैरम खां खंबात के जो बंदरगाह पहुंचा था तो वहाँ क्या था कि वहाँ अफगान मिले थे उसको। एक अफगान उसमें से ऐसा था जिसके पिता को बैरम खां ने 5 साल पहले एक युद्ध में मार दिया था। अब जो मार दिया था वो कैसे छोड़ दे उसको? तो उसने इसके पीठ पर पूरी तरह से छुरा भोंक दिया। और इसके बाद क्या होता है कि 31 जनवरी 1561 को बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, या 1560 कहें इसको, तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 1560 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की पाई धाड़ की? ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यवंश के जो हिंदू प्रधानमंत्री हेमू थे, हेमू आपको पता ही है वो उस लड़ाई किसके किसके साथ हुई है। तो उन्होंने क्या था कि हेमू जो हिंदू प्रधानमंत्री थे वो रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। वह विक्रमादित्य उसने उपाधि धाड़ कब की थी? तो ये उसने की थी आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि इसने क्या किया था कि अकबर जो हेमू था उसने 7 अक्टूबर 1556 को क्या किया था? दिल्ली की लड़ाई के अकबर को मुगल सेना को हराने के बाद सहायक स्थिति का दावा किया और विक्रमादित्य की पाई धाड़ की थी। माफ़ कीजिएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। ये अगला देख लेते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक या द्रुतगामी अभियान कहा? ये पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात अभियान, डी असीरगढ़ अभियान। तो स्मिथ ने अकबर के जो द्रुतगामी अभियान कहा है वो गुजरात अभियान को कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? ए मालवा अभियान, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात विजय, डी असीसगढ़ विजय। चलिए, तो अकबर ने क्या किया था कि अकबर ने खान देश के शासक थे मीरन बहादुर, खान देश के शासक थे मीरन बहादुर, मीरन बहादुर को हराया और उसने क्या किया कि 1601 ईस्वी में असीसगढ़ को 1601 ईस्वी में असीसगढ़ को जीत लिया। इसीलिए इसी विजय को अंतिम की अकबर की अंतिम विजय कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? असीसगढ़ की विजय को अकबर की अंतिम विजय कहा गया, जिसको 1601 ईस्वी में जीता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न में से एक नवरत्न है में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ए गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। तो 1886 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1886 ईस्वी में 1586 ईस्वी में बीरबल और जो जैन खां कोका था वो क्या करते हैं, वो इसनात और बाजौर के क्षेत्रों में जो पश्तून यूसुफजाई थे, जो पश्तून यूसुफजाई थे उनके खिलाफ एक अभियान के लिए गए हुए थे, जहाँ पर क्या हुआ था, बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? ए बीरबल, बी अब्दुल फजल, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबर ने कविराज या कविराय की उपाधि किसे दी थी? तो ये ए बीरबल को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो ए वीर सिंह बुंदेला ने, बी यूसुफजाइयों ने, सी उज्बेकों ने, डी अफगानियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अब्दुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त किससे से संबंधित है? ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दहसाला बंदोबस्त क्या था कि अकबर के एक वित्त मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था राजा टोडरमल। उन्होंने राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की थी, जिसको क्या कहा गया था, जिसको कहें जब्ती व्यवस्था कहें या दहसाला व्यवस्था के नाम से भी उसको जान सकते हैं हम। और इस व्यवस्था में क्या था कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसानों से 10 वर्ष में जो फसल की पैदावार होती थी तथा उसकी जो लागत होती थी, उत्पादन लागत, उसका पूरा सावधानी पूर्वक क्या करते थे और ऑब्जर्वेशन करते थे, सर्वेक्षण किया जाता था। और यह व्यवस्था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि दी थी? कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। ए बीरबल, बी तानसेन, सी फैजी और डी बैजू बाबरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तानसेन। तानसेन जो कि जिनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था राम तनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंसेस जारी करने वाला मुगल बादशाह था। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी शाहजहां। तो एक मुगल बादशाह हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने ही 12 अध्यादेश जारी किए थे और जहांगीर ही वो एक शासक, मुगल शासक था जिसने आगरा किले के यमुना नदी के तट पर क्या किया था कि सोने से निर्मित एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। और मतलब उस जंजीर का मतलब ये था कि कोई भी आए और उस जंजीर को और
बजाए, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं न्याय की घंटी, ठीक है ना। तो ये 12 अध्यादेश जारी करने वाला जो शासक था वो कौन था, वो ए जहांगीर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सम्मिलित नहीं है। ए खुसरो का विद्रोह 1606-1607, बी पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, और सी खुर्रम या शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 25, डी महावत खां का विद्रोह 1626 से 1627। पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये खुसरो का विद्रोह ये क्या था, इसे देख लेते हैं पहले, मालूम पड़ जाएगा अपने आप कि क्या सही है और क्या गलत है। तो खुसरो, जिसे खुसरो मिर्जा कहा जाता है, जहांगीर का बड़ा पुत्र था। उसने क्या किया था, अपने पिता के जो कि अपने पिता जो कि वर्तमान में जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। उसने क्या किया, खुसरो ने जो जो खुसरो था, खुद जिसे खुसरो मिर्जा कहा जाता है, जो कि अकबर जहांगीर का बड़ा पुत्र था, इसका जहांगीर का बड़ा पुत्र था। इसने क्या किया, इसने एक मतलब उसने कहा कि अपने दादा, जो उसके दादा कौन थे, अकबर, तो उसने कहा कि मैं अपने दादा अकबर को श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा से सिकंदराबाद के लिए जा रहा हूँ। तो सिकंदराबाद जाने के लिए उसने क्या किया कि 350 घुड़सवारों को लेकर के वो चल दिया। और इस तरह वो, और उसने एक सेना भी इकट्ठी की हुई थी उनके साथ साथ, और सेना को लेकर के वो कहाँ पहुँचा, वो लाहौर की तरफ चला गया और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और लाहौर के किले की क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। बट लेकिन बात नहीं खत्म नहीं हो जाती, बात ध्यान देने वाली ये होती है कि लाहौर किले की घेराबंदी करने से पूर्व ही इसने क्या किया था कि सिखों के जो पांचवें गुरु हुए थे, गुरु अर्जुन देव, उनका आशीर्वाद लिया हुआ था। हालांकि वह मान लो उनसे युद्ध करते हुए मुगल सेना से मतलब वो हार गया था, जो मुगल सेना थी उसके द्वारा वो हार गया था। और उसका जो सौतेला भाई था, उसका नाम था खुर्रम, सौतेला भाई था खुर्रम, खुर्रम ने उसकी हत्या कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में। तो अब जब 1606 ईस्वी में जब इसने खुसरो का मतलब साथ दे ही दिया, उसको आशीर्वाद दे ही दिया, तो फिर जहांगीर कहाँ चुप रहने वाला था। तो जहांगीर कहाँ चुप रहने वाला था, तो इसने 1606 ईस्वी में, उसी वर्ष 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को लाहौर में, उसे बोलते हैं यासा या सियासती कानून, सियासती कानून के तहत एक गर्म तवे पर बिठाकर इनको गुरु अर्जुन देव को शहीद कर दिया था। यासा व सियासत के अनुसार अगर क्या होता है, ये होता क्या है कि ये यासा व सियासत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसमें ये होता है कि रक्त की एक बूंद धरती पर न गिरे, धरती पर एक बूंद न गिरे और उसे यातना दे दे करके शहीद कर दिया जाए, तो इसे कहा जाता है यासा व सियासत। ठीक, अगला है खुर्रम या शाहजहाँ का विद्रोह। तो शाहजहाँ को जब इस बात का एहसास होता है कि जो नूरजहाँ है उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो उसने क्या किया कि जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर दिया गया और उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 ईस्वी में खुसरो खां का वध कर दक्कन का विद्रोह कर दिया। तो ये 1622 से 1625 ये भी सही है और ये भी सही है और ये सम्मिलित नहीं है। वही महावत खां का विद्रोह ये कब होता है, ये 1626 में होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा कि ये इससे सम्मिलित नहीं है। यहाँ क्या होगा 1606 ईस्वी, जिस समय खुसरो का विद्रोह हुआ था उसी समय गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी
शाहजहां। कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से शाहजहां के समय में निकल गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के राजा हुए थे अमर सिंह। मेवाड़ के राजा हुए थे अमर सिंह। और तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह और जो मुगल थे, मुगलों के बीच 1615 ईस्वी में ये संधि हुई थी। तो 1615 में, उस समय 1615 में कौन शासक हुआ था मुगलों का, ये बात तो आप पता ही होगा। तो ये इसका सही हो जाएगा बी जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह उक्ति किसकी उक्ति है? ए जहांगीर की, बी शाहजहां की, सी औरंगजेब की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां का मूल नाम था? ए खुर्रम, बी खुसरो, सी सलीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां जहांगीर का बेटा था, जो कि क्या उसका क्या नाम था? खुर्रम। क्यों, खुसरो को तो वो मार ही चुका था। वहीं सलीम किसका नाम था? सलीम खुद किसका नाम था? ये सलीम जहांगीर का नाम था, जो कि अकबर का लड़का था। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? ए अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल को, सी सलीमा बेगम को, सी हमीदा बानो बेगम को, डी लाड़ मलका को। सो शाहजहां ने, हमीदा बानो बेगम तो हुमायूं की बेगम थी, तो इनको दिया ही नहीं था। तो शाहजहां ने ही क्या बनवाया है? ताजमहल बनवाया है मुमताज महल की याद में। तो इसलिए शाहजहां ने मलका ए जमानी मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने अपने बड़े बेटे, क्या नाम था उसका, दारा शिकोह दारा शिकोह को शाह बुलंद या शाह इकबाल की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो इसमें आपको क्रम पूछा गया है और आपको इसमें क्रम बताने हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था शाहजहां का, उसके उनके बेटों के बीच, उनके जो 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, तो इनके बीच आपस में युद्ध शुरू हो गए थे उत्तराधिकार को लेकर के, गद्दी को लेकर के। जिस समय शाहजहां बीमार पड़ गया था, उसी समय उनके बीच में ये झगड़े शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में बहादुरपुर की लड़ाई। तो जिसके सबसे पहले हुई थी बहादुरपुर की लड़ाई, जिसमें 4 आपस में लड़ते रहे थे। उसके बाद होती है नंबर 2 पर सबसे पहले बहादुरपुर। उसके बाद होती है फिर क्या बोलते हैं, धर्मत की लड़ाई, जो कि 1658 ईस्वी में होती है धर्मत की लड़ाई। जो कि उसके बाद होती है फिर सामूहगढ़ की लड़ाई, और उसके बाद खजुआ की लड़ाई, उसके बाद देवराई की लड़ाई। तो इसका ए विकल्प सही हो जाता है। सबसे पहले होता है बहादुरपुर 1658 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? ए धर्मत का युद्ध, बी सामूगढ़ का युद्ध, सी देवराई का युद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1188 का बी सामूगढ़ का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? ए आगरा का किला, बी लाहौर का किला, सी ग्वालियर का किला, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ए आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे
यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया। ए गोकुला, बी राजा राम, सी चूड़ामणि, डी बदन सिंह। तो ये एक राजा था राजा राम जाट, इसका नाम था राजा राम जाट, राजा राम जाट, जो कि भरतपुर का एक राजा था। कहाँ का था? भरतपुर का एक राजा था, जिसने क्या किया था कि 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में सिकंदरा पर मुगलों पर आक्रमण किया और उसने 400 सैनिकों को काट 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 के फेंक दिया। और कहते हैं कि राजा राम ने क्या किया था, अकबर और जहांगीर के कब्र को तोड़ दिया और उसके अंदर से, कब्रों के अंदर से अस्थियों को बाहर निकाला और उनको जला दिया, राख राख कर दिया। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो शाही वेश में जो कि दरवेश या फकीर कहती थी, वो औरंगजेब को कहती थी वहाँ की प्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ए अबुल फजल, बी फैजी, शिवरायुनी, तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ए बाबर ने, अकबर ने, सी हुमायूं ने, और डी शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो जजिया कर को सबसे पहले अकबर ने समाप्त किया, उसके बाद औरंगजेब ने पुनः लगा दिया, लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला था मोहम्मद शाह रंगीला। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था? 1720 ईस्वी में जो जय सिंह थे, राजा जय सिंह के अनुरोध करने पर उसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जजिया कर समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी औरंगजेब का मकबरा। तो 4 बाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा वो हुमायूं का मकबरा है। ये इस इमारत की जो हुमायूं का मकबरा है वो 1993 में बन करके तैयार होता है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में है और इसको 1993 में क्या किया गया था? यूनेस्को की है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ये जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जहांगीर। ये पिट्रा ड्यूरा क्या होता था? पिट्रा ड्यूरा क्या है कि संगमरमर के पत्थरों में हीरे जवाहरात को जड़वाना ही पिट्रा ड्यूरा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? ए हुमायूं का मकबरा, बी एतमदुद्दौला का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एतमदुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। मैं मुमताज हूँ तेरे, तो ये है मुमताज यानी संगमरमर, ताजमहल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा? ए अब्दुल रहीम खान खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी,
डी अब्दुल फजल। सही आंसर हो जाएगा डी अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां। तो जो सामग्री थी, सामग्री जो बोले इसको, नूरजहां, उसने अपने पिता गयासउद्दीन बेग, जो कि जहांगीर के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे, उनकी याद में 1628 ईस्वी में, कब? 1628 ईस्वी में बनवाया था। अब ये इसका नाम एतमाद उद दौला ही क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पिता को जो जहांगीर थे, इन्होंने इदमत उद दौला की उपाधि से नवाजा हुआ था, इसलिए इसने इसका नाम एतमाद उद दौला रखा। उनकी मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने यह मकबरा अपने पिता की याद में बनवाया था। और इसी मकबरे को क्या कहते हैं? इसी को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ए आमेर यानी अम्बेर, बी मेवाड़, सी मारवाड़ और डी बीकानेर। तो जो राजपूताना था, उसने अकबर की जो संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो कौन था? ये सवाल में पूछा गया है। तो वो बी मेवाड़ चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए सितार, बी पखावज, सी बीड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब बीड़ा बजाने में माहिर था, तो बीड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर और डी श्रीनगर। तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो ए आगरा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? पहले आगरा, उसके बाद लाहौर में माफ़ कीजिएगा, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है। लाहौर में शाहदरा नगर के निकट जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 10 वर्ष के पश्चात उसके बेटे शाहजहां के द्वारा ही यह मकबरा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत में बादशाह कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1600 ईस्वी में होती है। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह ए अकबर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ए विलियम हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी एंटोनियो मांसरेट, डी पीटर मुंडी। तो शाहजहां के समय में यूरोपीय यात्री जो भारत आया था, वो था पीटर मुंडी। तो इसमें हमने, तो चलिए थैंक्स, धन्यवाद। इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के 1235 से 36 लेकर के और 1136 लेकर के 1205 तक कुल मिलाकर के हमने 70 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये पूछे ही गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको बार बार अगर देखेंगे तो वो जल्दी इनको आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,